और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग पोएट्री सेक्शन से लिया गया एक चैप्टर जिसका नाम है कोयल। और बच्चे इस कोयल का आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसके सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं। तो मोटा मोटी बच्चे आज आपका ये चैप्टर भाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कल तक हो गया था मोटा मोटी, लेकिन आज ये बच्चे आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस बुक से, पैनोरमा पार्ट 2 बुक से, है ना, हमने 6 चैप्टर बच्चे पोएट्री सेक्शन से आज हम कंप्लीट कर चुके रहेंगे। और इसके पहले बच्चे आपका कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया था प्रो सेक्शन से, है ना। 4 चैप्टर आपके प्रो सेक्शन से लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग इस चैप्टर में भाई सीखते हैं, है ना। चलिए ओके, चलिए सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से बच्चे आप लोग क्लास में आ जाइए, फिर हम क्लास को अब शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अब ओके, कल तक हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। और आज बच्चे हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ रहे हैं, बस इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि और चीजें ज्यादा खुल करके समझ में आती हैं कि चैप्टर के अंदर में क्या क्या हुआ था। अब जो बच्चे चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाए थे उनके लिए देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में वही सब बातें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आइए, एक तरह का बच्चे ये क्या हो जाता है, एक तरह का रिवीजन हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर, और आंसर का मतलब वो बाहर से नहीं बल्कि उसी चैप्टर के अंदर से लिया गया होता है ना। चलिए देखिए बच्चे, ये बहुत सिंपल सी एक कविता थी कोयल नाम की, है ना, जहां पे राइटर सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और बाद में उस कोयल ने उसका आंसर भी दिया था, है ना। ये बात हमने कल के क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ देखिए बच्चे, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किया गया है। ये देखिए बच्चे, इतना लंबा क्वेश्चन किया गया, देख रहे हैं, यहां से यहां तक खाली क्वेश्चन है। तो आपको लगेगा जब इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर कितना होना चाहिए, उससे बच्चे मैटर नहीं करता है आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बस हमें ये जानना है कि चैप्टर के अंदर में और इसी कौन कौन सी बातें हुई थी। ओके चलिए, अब सारे बच्चे अगर क्लास में आ गए हैं, हम बहुत अच्छे हैं बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है बच्चे, तो इसके लिए आपको देखिए क्लास 10th में अभी आप जैसे मैनेज कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक ना। आप कम से कम हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को ही कम से कम रट्टा मार लीजिए, तो एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आपका उठ जाएगा। लेकिन अभी से अगर आप कहें कि सर हमको रीडिंग देना नहीं आता, तो अभी हम बच्चे आपको रीडिंग देना नहीं सिखा सकते हैं। क्योंकि 10th में आपके पास आपका जो सिलेबस है वो भारी भरकम है। मैथ है आपके पास, संस्कृत है, हिंदी है, SST है, साइंस है। इन सब को छोड़ करके अगर आपका टाइम पूरा चल जाएगा अंग्रेजी पढ़ने में, तो बताइए, एक तो इसका नंबर जुटेगा नहीं। तो इतना हमें इसमें उतना ही ध्यान देना है जिससे हमारा 80+ नंबर आ जाए, बस इतना के लिए, है ना, इसके लिए बस हमें। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन को क्या कहता है, कहता है इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स क्वेश्चन व्हाट चेंज्ड योर विंग्स। मतलब कहता है कि जब जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं, जो वक्ता हैं इस चैप्टर के, जो है ना, जो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, है ना, कवि जो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे कोयल से, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके बदले में, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कोयल क्या देती है। ये जो कवि सवाल कर रहे थे कि व्हाट चेंज्ड योर विंग्स, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है, ये जो सवाल बार बार कवि पूछ रहे थे, बदले में उनको क्या रिस्पॉन्स मिला था। इसका मतलब ये बात साफ साफ हो गई कि कवि सवाल पे सवाल कर तो रहे थे, है ना। और सवाल क्या था कि हु चेंज्ड या व्हाट चेंज्ड योर विंग्स, तुम्हारे पंखों को किसने जला दिया। ओके 50+ नंबर के लिए हम लोग इतना मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। 50+ नंबर लाना है दोस्तों भाई, बिना पढ़े भी आपका आ जाएगा, समझ गए। हम बच्चे फिराक में है कि कम से कम 80+ नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना कम से कम को हो जाना चाहिए। बाकी आपको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, स्पोकन में दिक्कत है, तो आप 10th के बाद आराम से खाली टाइम में जब कीजिएगा ना, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे अभी अपना फोकस लगाइए, आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है जो मेन उस पर आपका फोकस अभी ज्यादा होना चाहिए, समझ गया ना। तो देखिए बच्चे, तो कोयल बदले में देखिए रिप्लाई देती है क्या, इन द फायर ऑफ लव। जब पूछा जाता है इससे ना कि किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है, तो कोयल ने जवाब दिया था, बदले में रिस्पॉन्स दिया था कि प्रेम की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है ना। उस कोयल का ये रिस्पॉन्स था, रिप्लाई था ये उस क्वेश्चन का। जब पूछा किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, तो इसने कहा था कि प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है। What does the कोयल्स आंसर सजेस्ट, इस तरह से आंसर देने का कोयल का क्या मतलब है, कोयल का कहने का क्या मतलब है। कैन लव बर्न लाइक फायर, क्या लगता है आपको कि जो प्रेम होता है क्या वो आग की तरह जलता है, जलाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रेम से किसी का मन भी जल सकता है, क्या ऐसा होता है। इज दिस बर्निंग अ पॉजिटिव थिंग ऑन अ नेगेटिव वन। कहता है कि ये जो जलने की यहाँ बात हो रही है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव थिंकिंग है, क्या है ये, इसी बात को कहता है एक्सप्लेन करके बताइए। मतलब ये सब पूरा क्वेश्चन है, अब इन सब को मिला करके आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखिए चैप्टर में हुआ क्या एक्चुअली। कहते हैं द कोयल्स आंसर मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स द इंटेंस इमोशंस एसोसिएटेड विद लव। यहां जिस तरह से कोयल ने आंसर दिया है,
यहां पर जिस तरीके से कोयल ने यहां पर आंसर दिया है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उसने बहुत ही गहरे इमोशन को, अपनी बहुत ही इंटेंस मतलब बहुत ही तीव्र भावना को, अपनी बहुत ही तीव्र भावना को एसोसिएट किया है, जोड़ करके बताया है, संबंध दिखा के बताया। किससे? तो लव से। इसका मतलब उसके मन में किसी के लिए बहुत ही गहरा प्रेम है और उसी प्रेम को इसने यहां पर दिखाया है। क्या बना करके? तो आग की तरह बना करके। यहां बच्चे मेटाफोरिकली का मतलब होता है तुलना करते हुए। क्या करते हुए? तुलना करते हुए। अब देखिए, उसने, कोयल ने जो आंसर दिया कि प्रेम की आग ने मुझे झुलसा दिया है, तो इसका मतलब उसके हिसाब से क्या है कि प्रेम क्या है? एक आग है ना। तो उसने तुलना किया है प्रेम को आग से। तो बच्चे यहाँ मेटाफोरिकली का मतलब तुलना करते हुए ये प्रस्तुत किया है किसको? अपने उस तीव्र भावना को जो कि प्रेम से जुड़ा हुआ है। Why love doesn't literally burn like fire? जबकि हम सभी जानते हैं, जबकि हम सभी को पता है, क्या पता है भाई? जबकि हम सभी को पता है कि प्रेम है ना, वास्तव में लिटरली मतलब क्या होता है? वास्तव में किसी को जलाता नहीं है। मतलब जैसे आग जला देता है, पूरा का पूरा घर जला देता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री लगा देता है, वैसे प्रेम तो नहीं करता है बिल्कुल आग की तरह। तो उसने बस तुलना करते हुए बताया और कुछ नहीं। तो दिस कंपैरिजन, ये जो तुलनात्मक दृष्टि यहां पर रखा गया है, ये तुलना किया गया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि लव कैन बी ओवरवेलमिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। मतलब क्या? कि प्यार जो है ना, उसको हद से ज्यादा इसमें दिखाया गया है। ओवरवेलमिंग मतलब हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, इसके रूप को बदलते हुए दिखाया गया है कि प्रेम की आग में वो जल रही है, मतलब प्रेम जो है वो आग का रूप ले चुका है। ऐसा यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मच लाइक फायर, जैसे कि आग जलाता है वैसे ही। ये बस एक तुलना के सेंस में दिखाया गया है। ओरिजिनल में प्रेम किसी घर को नहीं जला सकता है। The burning can be seen as both positive and negative। यहां बच्चे जो burning वर्ड का यूज किया गया था, ये जलने जलाने की बात जो यहां पर की गई थी, एक्चुअली ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉजिटिवली अगर हम इसको प्रेजेंट करना चाहें सकारात्मक दृष्टि से, तो इट रिप्रेजेंट्स पैशन एंड इंटेंसिटी। अगर आप पॉजिटिव वे से देखिएगा तो कोई कह रहा है कि हम प्रेम की आग में जल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत दिन से उसकी प्रेमी या प्रेमिका उससे नहीं मिला है, मतलब वो उससे इतना लगाव रखता है कि उसकी आग में वो जल रहा है, उसकी यादों में वो तड़प रहा है। तो यहां पर एक पॉजिटिव सेंस निकला, है ना। यहां पर क्या निकला? एक पॉजिटिव सेंस निकला। निगेटिवली तरीके से दिखाया जाए तो ये उस दर्द को दिखाता है ना, उस इमोशन को दिखाता है जो दर्द में वो महसूस कर रहा है, उस भावना को दिखाता है ये। तो दिस मेटाफर इलस्ट्रेट्स, ये जो मेटाफर है, ये जो तुलना करने का जो तरीका है, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है, इलस्ट्रेट हो रहा है, उदाहरण दे रहा है। ये क्या उदाहरण दे रहा है? कि द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव, कि प्रेम जो है ना, जो प्रेम नाम का चीज है, इसका जो नेचर है ना, इसका जो स्वभाव है, वो बड़ा ही जटिल है भाई। इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है दुनिया में, है ना। क्या है? बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही जटिल टाइप का हो जाता है ये। विच कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड सफरिंग, जिसको प्रेम हो गया उसके जीवन में खुशियां भी आ सकती है और पीड़ा भी आ सकती है। इसलिए कहते हैं कि ये इश्क बड़ा आसान है ना, ये इश्क नहीं आसान, उल्टा बोल दिया है। कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अब जब समझ गए हैं, अब जब समझ गए हैं तो मत कीजिए, है ना, नहीं तो इसमें खुशियां और पीड़ा दोनों है। हाईलाइटिंग द डेप्थ ऑफ द कोयल्स फीलिंग फॉर इट्स बिलव्ड, जो कि इस चैप्टर में दिखाया गया कि जो कोयल है उसकी जो भावना है कितनी एकदम गहराई से दिखाया गया उसकी भावना को, है ना। उसकी भावना को एकदम गहराई से दिखाया गया है। किसके लिए? तो अपनी प्रेमिका के लिए या अपने प्रेमी के लिए, है ना। इसका मतलब ये सारी बातें हमने कल के क्लास में करी थी, ये बात हमने कल के क्लास में करी थी, वही देखिए आज इस क्वेश्चन में भी दिया गया। तो बच्चे ये लॉन्ग को आपको याद नहीं करना है, ये बस चैप्टर में क्या क्या हुआ था ना, कैसे हुआ था, ये बताने के लिए बस लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना है आपको, समझ गए बच्चे। इतना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि और भी हमारे पास सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। यहां देखिए बच्चे, Why does the poet call the कोयल a rain of spark? यहां पर उस छोटी सी चिड़िया को, छोटी सी कोयल को यहां पर कवि ने एक चिंगारी की बरसात क्यों कही है, क्यों कहा है कि वो छोटी चिड़िया, ओ लिटिल बर्ड यू आर अ रेन ऑफ स्पार्क, मतलब कि तुम एक चिंगारी की बरसात हो। ओके, तो इसका आंसर यह है कि द पोएट कॉल्स द कोयल अ रेन ऑफ स्पार्क। यहां कवि उसको कहते हुए नजर आते हैं, एक चिंगारी की बरसात। चिंगारी की बरसात, स्पार्क का मतलब क्या होता है? चिंगारी, और चिंगारी की बरसात हो रही है। ये बताने के लिए, टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर ना एकदम जोर दे करके बोलना उसको। ओके, टू एम्फेसाइज द बर्ड्स इंपैक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग्स, ये बताया गया है कि ये जो चिड़िया है ना, इसका जो प्रभाव है, ये जो प्रभाव है इसका अपने वातावरण पे। लाइक स्पार्क्स फ्रॉम अ फायर, जैसे कि कोई आग से, जैसे कोई आग से चिंगारी निकलती है,
है ना, द कोयल सॉन्ग स्प्रेड्स रैपिडली एंड इग्नाइट्स इमोशन इन लिसनर्स। वैसे ही जो कोयल की जब संगीत जब निकलती है ना, कोयल के मुंह से जब वो संगीत निकलता है, जो कुकू की आवाज निकलती है, इससे फैल जाता है, इससे फैलता है, क्या फैलता है, एकदम रैपिडली, तेजी में, तेजी में क्या फैलता है, इग्नाइट्स इमोशन, मतलब एक तीव्र भावना, एक तीव्र भावना निकलती है किसके मन में, तो जो श्रोतागण होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनके मन में। तो जैसे कैसे कोई चिंगारी, चिंगारी निकलती है, हम चटाक से आवाज करता है, चिंगारी निकलती है, तो देखते हैं, तो चिंगारी कितना तीव्र होता है, वैसे ही कोयल के जो संगीत होते हैं, वो उससे भी ना एक तीव्र भावना निकलती है, जो इसको सुनता है उसके मन में ना लगता है क्या क्या सुन लिया, एकदम मतलब अंदर में लगता है कि आग सा जल जाता है, एक चिंगारी जल जाती है। दिस मेटाफर, ये जो मेटाफर है, ये जो तुलनात्मक तरीका है, ये जो तुलना करने वाली जो विधि है, ये सजेस्ट करता है कि द कोयल्स वॉइस इज विब्रेंट। इससे ये प्रतीत होता है कि कोयल की जो आवाज है ना, कोयल की जो आवाज है वो कैसी है, विब्रेंट है, एकदम कहते नहीं, एकदम ज्वलंत एकदम है, वो क्या है, ज्वलंत है, एनर्जेटिक है, एकदम एनर्जी दिलाने वाला है, एंड कैपेबल ऑफ स्टीरिंग फीलिंग्स इन अदर्स, और दूसरों के मन में ना एकदम उथल पुथल करने वाला है, एकदम क्या है, उथल पुथल करने वाला। अगर कोई बंदा शांत बैठा हुआ है, चाहे उसके मन में, कान में अगर कोयल की आवाज सुनाई पड़ जाना, तो पूरा एनर्जेटिक फील होने लगता है। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट, इससे यह भी पता चलता है कि बर्ड सॉन्ग इज परवेसिव। परवेसिव बोलने का मतलब क्या हुआ, जो चिड़ियों का जो गाना होता है वो परवेसिव है। परवेसिव बोलने का मतलब ये हमेशा से रहा है, शुरू से ही रहा है, और हर जगह देखने को मिल जाता है। परवेसिव बोलने का मतलब हर जगह देखने को मिल जाता है। ओके, रीचिंग फार एंड वाइड लाइक रेन, और ये कैसे पहुंचता है, तो दूर तक भी पहुंच सकता है ना, चारों तरफ पहुंच सकता है, ये दूर तक चारों तरफ पहुंच सकता है। जैसे कोई बरसात, बरसात होती तो कैसे उसका पूरा दायरा भर जाता है एकदम, है ना, पूरी बरसात पूरा जगह को क्या करता है, घेर लेता है जब बारिश होती है। तो जैसे बारिश होती है ना, वैसे ही इसके गाने के जो तराने होते हैं, जो सुर होते हैं, उससे पूरा एरिया क्या होता है, एकदम सिमेट लेता है। बट विद द इंटेंसिटी एंड ब्रिलियंस ऑफ स्पार्क्स, जैसे कि जब कोई चिंगारी होती है, तो चिंगारी में इतनी चमक होती है, इतना ब्रिलियंस होता है उसमें, इतना उसमें तीव्रता होती है ना, इतनी इंटेंसिटी होती है कि वो चिंगारी आग का रूप लेती है और पूरे जंगल को क्या करती है, फैल जाती है। वैसे ही कोयल का संगीत भी होता है, चारों तरफ फैल जाता है उस चिंगारी की तरह। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाई इज द कोयल रेस्टलेस, इसका मतलब है कविता में जो कोयल थी वो बेचैन थी। क्या थी, रेस्टलेस, मतलब बेचैन थी। तो पूछ रहा है क्यों बेचैन थी, इज शी एबल टू विन ओवर हिज रेस्टलेसनेस, इफ नो व्हाई। कहते हैं और क्या उस बेचैनी पर वो सक्षम थी, उस बेचैनी को जीतने में, उसको कंट्रोल करने में क्या वो सक्षम थी, अपनी उस बेचैनी पर, है ना, वो बेचैन थी, तो क्या अपनी उस बेचैनी पर, बेचैनी को कंट्रोल करने में वो सक्षम थी, अगर नहीं तो क्यों नहीं। सबसे पहली बात, द कोयल इज रेस्टलेस, कोयल बेचैन है, वाकई सही बात है कविता में। किसके कारण से, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण से, के कारण से, किसके कारण से, तो इट्स सेपरेशन फ्रॉम इट्स बिलव्ड, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है, चाहे जो प्रेमी है, वो उससे अलग हो चुका है ना, उसके पास नहीं, इसलिए वो बेचैन है। तो क्यों बेचैन है, उसका आंसर यहां मिल गया। और उसकी जो बेचैनी है, दिस रेस्टलेसनेस, ये जो बेचैनी है, ये मैनिफेस्ट करता है इन इट्स कांस्टेंट सिंगिंग, और वो बेचैनी से उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो लगातार वो गाए जा रही है, विच द पोएम डिस्क्राइब एज सैड एंड फियरी। उसके गाने के तराने से एकदम पूरा जो जंगल है ना, वो एकदम लगता है मानो कि पूरा वो एकदम जोर से चिल्लाए जा रहा है, मतलब लगता है ना कि जैसे कि क्या उसको बोलते हैं, चिंगारी की ना बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है देखने में, जो कि एकदम सैडनेस को बता रहा है और जो एकदम डर का माहौल हो गया है, थियरी टाइप का। द कोयल इज अनेबल टू ओवरकम दिस रेस्टलेसनेस, यहां जो कोयल है वो अनेबल है, एबल नहीं है, वो क्या है, अनेबल है, मतलब सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है काबू करने पर। ओवरकम का मतलब काबू करना, वो इस बेचैनी पर काबू करने में सक्षम नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द सोर्स ऑफ इट्स डिस्कम्फर्ट, क्योंकि वो बेचैन है, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट है, वो क्या है, उसको आराम नहीं है, उसको आराम नहीं है, क्योंकि वो सेपरेशन फ्रॉम इट्स बिलव्ड, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है, चाहे जो प्रेमी है, वो उससे अलग हो गया है। This continuous state of agitation reflects the depth of the coil's emotion and its inability to find peace without its loved one। कहते हैं ये लगातार ऐसी अवस्था बनी हुई है, उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो एजिटेट हो गई है, मतलब एकदम चिढ़ गई है, और उसके चिढ़ से पता चलता है कि वो कितनी गहराई में वो डूबी हुई है, उसके लव जो है, उसके जो इमोशंस हैं, कितनी गहराई में व्यक्त किया जा रहा है, और उसकी जो इनएबिलिटी है, उसकी जो असमर्थता है, उसकी जो असमर्थता है ना, उसको ढूंढने में, शांति ढूंढने में, उसमें वो सक्षम नहीं हो पा रही है। इसलिए कहा गया कि वो बेचैन है और वो अपनी बेचैनी पर काबू नहीं पा रही है। नंबर 4 कहते हैं व्हाई इज अ कोयल प्रेज्ड, व्हाई इज अ कोयल प्रेज्ड, कोयल की तारीफ क्यों की जाती है,
हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर इट्स वॉइस? आप कैसा महसूस करते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप इसकी आवाज को सुनते हैं? तो कहते हैं, सबसे पहले इसका आंसर देते हैं, कोयल की तारीफ क्यों होनी चाहिए? कोयल इज प्रेज्ड, कोयल की तारीफ होती है इसके इस मधुर आवाज से, है ना, इसके मेलोडियस सॉन्ग से, विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। जो कि लगता है ना, इसकी आवाज आपको तब ज्यादा सुनाई पड़ सकती है जब वसंत ऋतु का जब आगमन होता है ना, तब इसकी कूकने की आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो हरे भरे जंगल में ना वो कूकना पसंद करती है। वो कब होता है? जब वसंत ऋतु का मौसम आता है। तो इट्स वॉइस इवोक्स, इसकी जो आवाज है वो जगाता है, इवोक करता है, जगाता है क्या? वेरियस इमोशन को, भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं को, एंड यादों को जगा देता है, जैसे कि इस राइटर के मन में जगा दिया था। एंड इन लिसनर्स, श्रोता के मन, जो इसको सुनता है उसकी यादों में, ये भावनाओं में ये पूरा जगा देता है। पर्सनली हियरिंग अ कोयल सॉन्ग माइट रिमाइंड वन ऑफ चाइल्डहुड। अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो ज्यादातर लोग बचपन में ही इसकी आवाज ज्यादा सुन पाते हैं, है ना। इसके सीधे ना मतलब बचपन की याद दिलाने लग जाता है। कैसे गाछी उछी में जाते थे, जंगल में जाते थे, तो वहां पर आराम से पेड़ आम तोड़ने जाते थे, तो वहां पर कोयल की आवाज सुनने को मिलती थी। मतलब सीधे बचपना की तरफ लेके चला जाता है। द चेंजिंग सीजन्स, ये बदलता हुआ मौसम, और क्रिएट अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया, मतलब आपको क्या करता है? नॉस्टैल्जिया में लेके चला जाता है, आपको नॉस्टैल्जिक बना देता है, मतलब पुरानी यादों में आप चले जाते हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादों में आप चले जाते हैं। ऐसा भाव उत्पन्न होता है शरीर में जब इसकी आवाज को सुनते हैं। तो द बर्ड्स कॉल, यहां जो चिड़ियों की जो आवाज होती है वो गूंजती है, क्या करती है? वो इकोइंग होती है, गूंजती है। कैसे? थ्रू वैलीज एंड हिल्स, घाटियों में और पहाड़ियों में, है ना, घाटियों में और हिल्स में मतलब पहाड़ियों में इसकी आवाज गूंजती है। कैन क्रिएट अ सीरीन, जो कि एक शांति को दिखाता है। इसकी आवाज तब, अच्छा, किसी की आवाज तब गूंजेंगे ना जब वहां पर शांति होगा। तो वहां क्या कहता है? कैन क्रिएट अ सेरीन येट पोइग्नेंट एटमॉस्फेयर, मतलब इतने ज्यादा शोरगुल वाले माहौल में एकदम शांति का प्रतीक देता है इसकी आवाज। स्टीरिंग डीप इमोशंस, मतलब गहरी भावनाओं में ये उथल पुथल ला देता है, पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। एंड रिफ्लेक्शंस इन दोज हु हियर इट, और ये साफ साफ झलकता है जो कोई इनकी आवाज को सुनता है ना। तो इसीलिए कोयल की तारीफ की जाती है कि बहुतों को ना एकदम पुरानी यादों में लेके चला जाता है। यहां देखिए बच्चे, कहते हैं, डू यू थिंक दैट द कोयल सिंबलाइजेस ट्रू लव? क्या आपको भी लगता है? डू यू थिंक दैट बोलने का मतलब क्या आपको भी ऐसा लगता है? ओके क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोयल सिंबलाइजेस ट्रू लव, कि मतलब जो कोयल होती है वो एक सच्चे प्रेम का प्रतीक होती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है ना? इंसान को देख के कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कोयल के बारे में पूछना चाहते हैं? किसी इंसान को देख के लगा कि हाँ भाई ये ट्रू लव का देखो सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक है ये? इंसान को देख के लगा होगा कभी ना कभी, कोई कहानी पढ़ा होगा आपने, या कोई मूवी देखा होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा। यहाँ पर एक चिड़िया के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वाकई कोयल को सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जा सकता है? यहाँ देखिए, तो इस पोम के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई वो वाकई लग सकता है ऐसा, क्योंकि वो अपने बिलव्ड में इतना परेशान है, उसके सेपरेशन में, उसके अलगाव में, कि वो लगातार चीखे जा रही है, चिल्लाए जा रही है ना। एसोसिएटेड का मतलब होता है बच्चे संबंध रखना, उससे संबंधित होना, ठीक है। चलिए बच्चे, हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं क्लास में। अब देखिए, अभी हम फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं जब, तो अब फ्लो में पढ़ाते हुए भाई इसको रोक करके फिर कमेंट पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। चलिए यहां देखिए बच्चे, तो क्या पूछता है कि क्या आपको भी लगता है कि कोयल सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है? तो कहते हैं, व्हाइल द कोयल इज ऑफन एसोसिएटेड विद लव इन पोएट्री, अक्सर कविताओं, देखिए अक्सर कविताओं में कोयल को दर्शाया गया है, अक्सर दर्शाया गया है, संबंधित दिखाया गया किससे? प्रेम से। लगभग कविता में कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा हो ना कि जब कोयल के बारे में चर्चा हो रहा किसी को गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी कोई कविता पर हो, चाहे कोई गाना पर हो, उसमें अगर कोयल की आवाज के बारे में चर्चा है तो समझिए कि वो लव का ही सिमुलाइजेशन करता है। वो ओके वो प्रेम का ही प्रतीक दिखा सकता है, गुस्सा का प्रतीक नहीं दिखा सकता है। कोयल की आवाज में कभी गुस्सा देखा है आपने? कभी गुस्सा नहीं देख सकते हैं। वो एक शांत भरा हुआ भाई आवाज होती है, वो शांति से भरा हुआ एकदम। इट मे नॉट सिम्बलाइज ट्रू लव, ओके इट मे नॉट सिम्बलाइज ट्रू लव इन द कन्वेंशनल सेंस। अगर आपको लगता है कि सिम्बलाइज सच्चे प्रेम को नहीं भी कर सकता, अगर आपके अकॉर्डिंग लगता है तो, कोयल्स आर ब्रूड पैरासाइट्स laying their eggs in other birds nest which doesn't align with traditional notions of devoted partnerships। देखिए आपको कविताओं में ऐसा देखने को मिले, जैसे आपने इस कविता को पढ़ा तो यहाँ पर वो अपने बिलव्ड को खोज रहा था, तो आपको लगा कि भाई प्रेम का संकेत दे रहा है ये। इसकी आवाज भी इतनी अच्छी है कि ये प्रेम का संकेत देता है, ये लगता है कि हाँ इसकी आवाज में कितनी शांति है, तो जहां शांति है इसका मतलब वहां प्रेम है। लेकिन अगर आप इसको अगर बाय नेचर के हिसाब से अगर देखेंगे ना, बाय नेचर के हिसाब से, तो कोयल जो है ना, जो कोयल है वो सच्चे प्रेम का निशानी नहीं बन सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोयल क्या करता है कि दूसरे के घोंसले में जाके अंडा दे देता है ना। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, लोग समझ गए ना, और ये दूसरे के घोंसले में जाके अंडा दे देता है, कौवा के घोंसले में जाकर के।
आपने ये चीज सुना होगा, ये आपने चीज पता कहाँ सुना होगा, 3 इडियट वाली एक मूवी थी ना, 3 इडियट नाम की एक मूवी है आमिर खान की, उसमें जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वायरस नाम के, समझ गए ना, वीरू सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने इसको ना बार बार बताते हैं उस फिल्म में कि देखो कोयल जो होता है वो अपना अंडा किसी दूसरे घोंसले में जाकर देता है वो, तो अगर उसको एक जगह ठौ ठिकाना होता है इसका मतलब अपने बिलव्ड से वो प्रेम नहीं करता है। इस कविता में देखा जाए तो यहाँ पर प्यार का संकेत दे रहा है, लेकिन अगर बाय नेचर देखा जाए कोयल के बारे में ना, तो देखिए क्या कहते हैं कोयल्स आर ब्रूड पैरासाइट्स, मतलब ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये दूसरे पर आश्रित रहने वाले पक्षी हैं, ये लेइंग देयर एग्स, ये जो अंडे देते हैं ना वो दूसरे चिड़ियों के घोंसले में जाकर देते हैं, which doesn't align with traditional notions of devoted partnership, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाता है कि इनका पार्टनर के साथ में कोई गठबंधन है या कोई बंधन है, ये पुरानी परंपरा को बिल्कुल नहीं दिखाता है, ये सच्चे एकदम समर्पित भावना को बिल्कुल नहीं दिखाता है ये। However, in poetry and literature, बात रही कविताओं की, बात रही साहित्य की, the कोयल्स passionate song and its association with the spring often represents intense emotion and longing। ये अलग बात है कि कविताओं में, साहित्य में इसका संबंध हमेशा किसको दिखाया गया है, वसंत ऋतु के मौसम के साथ दिखाया गया है, जो कि एक तीव्र भावना को दिखाता है, जो कि एक तीव्र भावना को दिखाता है, समझ गए ना, एक चाह को दिखाता है, एक चाहत को दिखाता है। द बर्ड सॉलिटरी नेचर एंड पावरफुल वॉइस कैन सिम्बलाइज द डेप्थ ऑफ फीलिंग इन अनरिपीटेड और डिस्टेंट लव rather than a lasting reciprocal relationship। मतलब क्या दिखाया, ये जो चिड़िया की जो सॉलिटरी नेचर होता है इसका, है ना, कभी इस डाल कभी उस डाल, एंड पावरफुल वॉइस, इसकी आवाज ये होती है एकदम शक्तिशाली आवाज होती है, इसकी आवाज में दम होता है। कैन सिम्बलाइज, ये प्रतीक हो सकता है किसका, एक गहरी भावना का प्रतीक हो सकता है, ओके, इन अनरिपीटेड, जो कि डिस्टेंट लव को दिखा सकता है, मतलब दूर दराज प्रेम को दिखा सकता है, रेदर देन अ लास्टिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जबकि इसमें कोई बहुत, है ना, लास्टिंग, इसमें लव में बहुत टिकाऊपन इसमें नहीं दिखाई देता है। अगर इसमें टिकाऊपन दिखाई देता तो ये अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर क्यों देता आखिर, है ना, समझे बच्चे। तो इसलिए यहां पर कोयल को ट्रू लव के सेंस में नहीं माना जा सकता है, ट्रू लव के सेंस में माना नहीं जा सकता है। अब यहां से बच्चे आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जो हमने पोएम में पढ़ा, अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा, क्या उसके हिसाब से हम आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं बच्चे, ये सब हमको जानना है। आपके एग्जाम में यही सब टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। वाइल का मतलब बच्चे होता है कि जबकि, ओके, वाइल का मतलब जबकि भी होता है और जब तक भी होता है, ठीक है। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन है, अब हम लोग ध्यान से यहां बनाते चलेंगे। अब द पोएम कोयल हैज बीन कंपोज्ड बाय, कौन सा आंसर बच्चे यहाँ पर सही होना चाहिए, पेरिया समित तुरन, पूरन सिंह, विद्यापति, दुर्गा प्रसाद पांडा, बच्चे बताएंगे। क्योंकि देखिए कल आपका वीकली टेस्ट है, मतलब हर सैटरडे को, शनिवार को आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है ना। तो बच्चे आज तक जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा कल के टेस्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो पहले आज अच्छा करेंगे तब ना कल अच्छा होगा। वाह क्या लाइन बोल दिया, आज अच्छा करेंगे तभी तो कल अच्छा होगा, कितनी बड़ी बात देखिए कह दी, है ना। तो कल के अच्छा होने के लिए हमारा आज अच्छा होना जरूरी है। द पोएम कोयल हैज बीन कंपोज्ड बाय पूरन सिंह, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन बच्चे बनाइएगा, द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज डैश, द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज ग्रीन, थिन, डेंस या थिक। कैसे गार्डन की चर्चा हुई है, किस तरह के गार्डन की चर्चा हुई है जो कोयल के मन को जला देती है। बच्चे संडे को टेस्ट नहीं लेते हैं, सैटरडे को हम टेस्ट लेते हैं। सैटरडे बच्चे आपका वीकली टेस्ट फिक्स किया गया है, संडे को रेस्ट कीजिए ना, संडे को रेस्ट कीजिए, खेलिए कूदिए। द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज ग्रीन गार्डन, गार्डन कैसा होता है, ग्रीन गार्डन होता है ना। नेक्स्ट वन, द कोयल इज हिडन, कोयल छुपी हुई है, कहां छुपी हुई है, कहां छुपी हुई है, फॉरेस्ट में, मैंगो लीव्स में, फील्ड्स में, कि माउंटेन्स में, पहाड़ में, कि खेत में, कि आम के पत्ते में, कि जंगल में, कहां छिपने की बात की गई थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो हम कहेंगे मैंगो लीव्स, क्या कहेंगे बच्चे, मैंगो लीव्स, आम के पत्ते में। नेक्स्ट वन, What does the flaming soul of the कोयल ask in the poem कोयल, कोयल कविता में जलते हुए मन, कोयल का जलता हुआ मन, है ना, क्या यहां पर इशारा करता है, क्या कहना चाहता है ये। Wants to know where its lover is, wants to know about its destination, wants to know about its nest, none of these। क्या वो अपने घोंसले के बारे में जानना चाहती है, क्या अपने लक्ष्य के बारे में जानना चाहती है, या फिर क्या वो अपने प्रेमी के बारे में जानना चाहती है। बिल्कुल सही बात है यही, उसका जलता हुआ मन पूछ रहा है कि उसका लवर चाहे उसका बिलव्ड कहां है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is true according to the poem कोयल, कोयल कविता के अनुसार चार में से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही इस कविता के अनुसार। द कोयल इज कॉल्ड द ब्राउन कुक्कू, कोयल को ब्राउन कुक्कू कहा जाता है क्या, कोयल गाती है आम सेब के पत्ते में। द सॉन्ग ऑफ द कुक्कू ब्रिंग्स अप 1000 मेमोरीज, इसके आवाज में, इसके गाने में हजारों यादें, है ना, जग जाता है। द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस,
और जो पोएट है इसकी आवाज से रेस्टलेस नहीं हो पाया है, हम कह सकते हैं इसमें सही स्टेटमेंट यही है ना, कि इसके जो तराने हैं ना, जिसके जो सुर हैं, वो हजार यादों को क्या करता है, ला देता है। तो 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 6, द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट सोल 1000 डैश। इसके एकदम ऊंचे तराने, इसके गाने के जो ऊंची जो तराने हैं, जो स्वर है, उससे पोएट के मन में, उनकी आत्मा में हजारों क्या जगा देता है, ड्रीम्स, डिजायर्स, मेमोरीज या लॉन्गिंग्स, चाहत को, यादों को, इच्छा को कि सपनों को। तो हम कहेंगे मेमोरीज, 1000 मेमोरीज। द कोयल आस्क, कोयल पूछती है, किससे पूछती है, वेयर इट्स बिलव्ड इज, कि उसका प्रेमिका, उसके प्रेमिका कहाँ है, पेड़ की टहनी से, पेड़ों से, पत्तियों से कि फल से, किससे पूछती है, तो वो पूछती है किससे, लीव से, पत्तियों से पूछती है वो। नेक्स्ट वन, नंबर 8, द पोएट कॉल्स द कोयल, यहां पोएट ने कोयल को क्या कह के पुकारा है, कुक्कू, ब्लैक वर्ड, स्मॉल वर्ड, ओ लिटिल बर्ड, क्या कह के बुलाया था, बताइए, कुछ याद है बच्चे, क्या कह के बुलाया था, तो हम कह सकते हैं ओ लिटिल बर्ड कह के बुलाया था। नंबर 9, द कोयल्स सोल इज लाइक डैश, कोयल का जो मन है वो किस तरह से दिख रहा है इसमें, फ्लेमिंग करता हुआ, हीटिंग करता हुआ, हेवन करता हुआ कि बर्निंग करता हुआ। यहां बच्चे कविता के अंदर में लाइन लिखा गया था कि कोयल सोल इज फ्लेमिंग सोल, क्या बोला गया था, जलता हुआ मन, फ्लेमिंग सोल। नेक्स्ट वन, द कोयल इज फुल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, कोयल जो है पूरा वो असंतुष्टि के साथ है, बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विद हर, क्योंकि उसका, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका प्रेमिका या प्रेमी उसके साथ नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, है ना। नंबर 11, द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक डैश, कोयल को क्या कहा जाता है, तो कोयल को काला, डॉग, कुक्कू, स्क्वायरल, डक, तो इसको ब्लैक कुक्कू कहा जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको ब्लैक कुक्कू कहा जाता है। 12, द कोयल इज इन सर्च ऑफ हर डैश, यहां कोयल किसकी तलाश में है भाई, कोयल किसकी तलाश में है, तो वो अपने बिलव्ड की तलाश में, अपने प्रेमिका की तलाश में है। वेयर डज द कोयल सिंग, कोयल कहां पर गाती है, कोयल कहां पर गाती है, तो हम कहेंगे इन द मैंगो लीव्स, आम के पत्तों के बीच में। व्हाट फायर्स द कोयल, ऐसा क्या है जो कोयल को जला देता है, द फायर ऑफ लव, फ्लेमिंग सोल, हाई पिच स्ट्रेन्स, नोट्स या द साइट ऑफ मैंगो ब्लूसम, बिल्कुल ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। खिलते हुए आम के दृश्य कोयल को जला देते हैं। ओके, डैश हैज चार्ड द कोयल्स विंग, किसने चार्ड कर दिया है, झुलसा दिया है इसके पंखों को, फायर ऑफ लस्ट, फायर ऑफ लव, फायर ऑफ ग्रीड, फायर ऑफ डिजायर, इच्छा की आग ने, लालच की आग ने, प्रेम की आग ने कि वासना की आग ने, तो हम कह सकते हैं फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ लव हैज चार्ड द कोयल्स विंग्स। 16, हाउ डज द कोयल फील, कोयल को कैसा महसूस होता है, कोयल को कैसा महसूस होता है, सेटिस्फाइड, हैप्पी, रेस्टलेस या पीसफुल, शांति से भरी हुई है, संतुष्ट है कि खुश है कि बेचैन है, तो द कोयल इज रेस्टलेस, मतलब वो बेचैन है। द पोएट आस्क द कोयल, पोएट कोयल से पूछते हैं कि व्हाट हैज डैश हर, व्हाट हैज फॉरगॉटन हर, व्हाट हैज हर्ट हर, व्हाट हैज टोल्ड हर, व्हाट हैज लॉन्गिंग्स हर, तो हम कह सकते हैं व्हाट हैज हर्ट हर, है ना, किसने उसको दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है। ओके, द डैश ऑफ द कोयल हैज बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव, the legs of the कोयल, the beak of the कोयल, the wings of the कोयल, the eyes of the कोयल, कोयल का इन चार में से कौन सा बॉडी पार्ट क्या हो चुका है, जल चुका है, झुलस चुका है, तो हम कहेंगे उसके पंख झुलस गए हैं, विंग्स का मतलब पंख। 19, द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। ओके, तो एकदम डिस्परेटली मतलब क्या, एकदम उत्सुकता से, एकदम परेशान होकर, समझ गए, एकदम बेचैनी से, बेचैनी से किसकी तलाश में है वो, तो वो अपने बिलव्ड की तलाश में है, अपने प्रेमी या प्रेमिका की तलाश में है। नंबर 20, आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं, वेयर इज माई बिलव्ड, ये यहां से यहां तक बच्चे जो लाइन है, इज फ्रॉम मतलब लिया गया है, ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो फिलहाल तो चैप्टर भाई हम लोग पढ़ रहे थे कोयल, तो कोयल से ही लिया गया है, लेकिन एग्जाम में बच्चे इसी क्वेश्चन को जब पूछा जाता है तो वहां पर दिमाग से निकल जाता है, इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा फोकस हमको करके चलना है। 21, द कोयल इज अनहैप्पी, कोयल खुश नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट विद इट्स, क्योंकि वो है, वो इसके साथ नहीं है, तो कौन इसके साथ नहीं है, तो इसका बिलव्ड इसके साथ नहीं है। 22, द शेड्स ऑफ मैंगोज, है ना, ये आम की जो छाया है ये जलाती है, ये लाइन कहां से लिया गया है, कौन से चैप्टर से, एम्प्टी हार्ट, गॉड मेड द कंट्री, ऑन सॉलिट्यूड, नहीं, कोयल से लिया गया है। वेयर डज द कोयल कंसील, कंसील का मतलब यहां इटसेल्फ का मतलब खुद को, खुद को वो कहां पर छिपाए हुए है, कहां पर छुपाए हुए है वो खुद को, तो हम कहेंगे इन द मैंगो लीव्स, कहां, इन द मैंगो लीव्स, आम के पत्तों में, ठीक है।
बच्चे ये रहा इस बच्चे चैप्टर से टोटल 23 क्वेश्चंस कंप्लीट है बच्चे। चलिए भाई चैप्टर उतना बड़ा भी नहीं था इसलिए ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ओके बाकी बच्चे 23 क्वेश्चंस भाई चैप्टर से पूछे गए हैं बच्चे। कल आपका टेस्ट होगा, कल प्यारे बच्चों आप लोगों का टेस्ट होगा और टेस्ट में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे नो डाउट। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स बच्चे आपको पढ़ा दिए गए हैं सबको अच्छे से रिवीजन करके पहुंचिएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में बुक से क्वेश्चन ज्यादा बनाना है, ग्रामर से कम बनाना है। तो बच्चे टेस्ट में ग्रामर से क्वेश्चन आपका हमेशा कम दिया जाएगा और बुक से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा दिया जाएगा, ताकि हमारा 80+ नंबर हमको दिखना चाहिए मार्कशीट में। इसके लिए ऑब्जेक्टिव पे जिनका फोकस रहेगा तो सब्जेक्टिव उनका ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। जिनका ऑब्जेक्टिव ही खराब हो गया तो समझिए कि 70-65 नंबर में लटक जाइएगा। ओके तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपको हम कल के क्लास में वीकली टेस्ट के साथ, और आपका देखते हैं कि आप कितना चैप्टर को रिवाइज करके वहां पहुंचते हैं। और हमें बच्चे कल 50 में कम से कम 40+ नंबर हमको चाहिए, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करके आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप बच्चे कि आप लोग रिवीजन करके आएंगे। ठीक है बच्चे, तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से टेस्ट की तैयारी करके आइए। कल क्लास में मिलते हैं आपसे फिर से, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।